नमस्कार। मेरे चैनल इकोसिस्टम ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है मानव में युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। आज इसको स्टार्ट करते हैं हम। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक का जो निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है और एक अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो जो शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस होती है उसको इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी हिंदी में शुक्र जनन क्रिया कहते हैं। और अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्र जनन और अंड जनन, यानी कि युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। ये क्रिया दो प्रकार की होती है, शुक्र जनन और अंड जनन। यानी वृषण में शुक्राणु के बनने एवं परिपक्व होने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। करेक्ट। इसी प्रकार अंडाशय में अंड यानी एग के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, इसको oogenesis कहते हैं और इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसको oogenesis कहेंगे और इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। इसको oogenesis कहते हैं, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? इसके अलावा बात करते हैं कुछ हार्मोन्स की। FSH हार्मोन्स होता है और ये हार्मोन युग्मक जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से बद्धता यानी स्टेरिलिटी हो जाती है, बांझपन आ जाता है। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो विटामिन ई की कमी से युग्मक अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। अगर विटामिन ई की कमी है तो युग्मक स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, यानी कि इनके स्वस्थ होने के लिए, इनके निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी में होता क्या है कि युग्मक कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता भी भंग हो जाती है। वो कम क्रियाशील बचते हैं, वो कम क्रियाशील रह जाएंगे। उनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत ही कम रह पाती है, वो अधिक क्रियाशील नहीं होते। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ठीक, इसके साथ में और आगे देखिए, अब ये जो क्रिया है जिसका नाम है शुक्र जनन, इसको ब्रीफ में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और अधिक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो शुक्र जनन की जो क्रिया है, वो शुक्र जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। 3 स्टेपों के अंदर कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम से आपको क्लियर कर देते हैं कि शुक्र जनन की क्रिया होती क्या है। वो एक मिनट, अब ये हमारे पास इसका डायग्राम है और डायग्राम से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको आसानी से। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एक शुक्र जनन नलिका की है, यानी कि इस प्रकार से मानव के वृषण होते हैं मेल के अंदर, और वृषण के अंदर कुछ इस प्रकार से टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं, वृषण कोष पाए जाते हैं। ये वृषण कोष जो मिलते हैं, इनके अंदर कुछ नलिकाएं जारी होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं जारी होती हैं। इन नलिकाओं को ही कहते हैं शुक्र जनन नलिका, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे सामने मैंने बनाया है। अगर ये शुक्र जनन नलिका जो यहाँ पे बनी हुई है, आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, इतनी वाली स्ट्रक्चर में शुक्र जनन नलिका की स्ट्रक्चर आपने देख रखी है। तो इस स्ट्रक्चर में मैं आपको एक बात क्लियर करूँगा कि शुक्र जनन नलिका जो आप देख रहे हैं, इसमें 2 सतह होती हैं, एक तो बॉल और एक लुमेन, यानी कि बॉल उसकी दीवार और लुमेन यानी कि उसकी गुहा। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं शुक्राणु का निर्माण होता है। अब कहाँ होता है ये समझिए, पर्दी पर शुक्राणु का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोडियल जर्म सेल बोलते हैं इनको। यही वो पहली कोशिका होती हैं जो शुक्र जनन को स्टार्ट करती हैं, यानी कि एक तरह से पहली बार शुरू करेंगी। यही कोशिका, इनका नाम क्या है? इन कोशिकाओं का नाम रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन कोशिकाओं का नाम है प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोडियल जर्म सेल। यही कोशिका शुक्राणुओं को बनाती हैं। अब जब शुक्राणु पर्दी पर बन जाते हैं, उसके पर्दी पर बनने के बाद वो केंद्र की तरफ गति करते हैं। उसके बीच में ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये और जिससे शुक्राणु बहुत सारे चिपके हुए हैं, ये वाली कोशिका। इससे शुक्राणु इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि इस कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका, और सर्टोली कोशिका जो होती है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है।
सभी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करेगी ये सर्टोली कोशिका। अब जो सर्टोली कोशिका जो है शुक्राणु को अच्छी तरह से पोषण देती थी, उसके बाद जब शुक्राणु पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं पोषण ग्रहण करके, तो इन सर्टोली कोशिकाओं को छोड़ देते हैं और ये आगे की तरफ गति करते हैं और यहाँ लुमेन शुरू हो जाता है, ये गुहा शुरू हो जाती है। ये लुमेन जो है गुहा, आपको मैं बता दूं, ये लुमेन इसका है, ये शुक्रजनन नलिका का बीच वाला हिस्सा, इसको लुमेन कहते हैं गुहा। यहाँ से शुक्राणु मुक्त हो जाते हैं, फ्री स्वतंत्र हो जाते हैं इस जगह स्वतंत्र होकर वो धीरे धीरे आगे गति करते हैं। फिर अब जब वो आगे गति करेंगे, कॉपुलेशन की क्रिया होगा, तो वो वजाइनल पार्ट में जाएंगे फीमेल के अंदर। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ कि ये पर्दी वाला हिस्सा होता है और ये वाला हिस्सा जो है केंद्र वाला होता है, इसके बीच में ये पोषण प्राप्त करते हैं और पोषण प्रदान करने वाली जो कोशिका होती है वो सर्टोली कोशिका हो। क्लियर हुआ। अब यहाँ तक ये इनका पूरा का पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट हो गया कि ये बनते कहाँ पर हैं, कौन सी कोशिका पहली बार इनको बनाती है, किस कोशिका ने पोषण प्रदान किया, ये बात क्लियर हो जाती है। ये बात क्लियर होने के बाद में अब हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कितने चरणों में कंप्लीट होता है और कैसे कैसे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम थ्योरी पर भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले हम देख लेते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। ये प्रोसेस है 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। पहली अवस्था इसमें होती है गुणन अवस्था, दूसरी अवस्था होती है वृद्धि अवस्था, तीसरी अवस्था होती है परिपक्व अवस्था। यानी गुणन अवस्था को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं और वृद्धि अवस्था को ग्रोथ फेज कहते हैं, परिपक्व अवस्था को मैचुरेशन फेज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इसकी शुरुआत, इन पूरी की पूरी प्रोसेस की शुरुआत कौन करता है? पूरी की पूरी प्रोसेस की शुरुआत एक कोशिका करती है जिसका नाम है प्रीमोडियल सेल या प्रीमोडियल जर्म सेल। इस सबसे पहले हम गुणन अवस्था की बात करने जा रहे हैं। तो ये गुणन जो अवस्था है, गुणन अवस्था में जो पहली कोशिका आपको दिखाई रही है प्रीमोडियल जर्म सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल या प्राथमिक आद्य कोशिका हिंदी में बोलते हैं इनको। प्राथमिक आद्य कोशिका क्या करेंगी? सबसे पहली बार अटेम्प्ट करेंगी समसूत्री विभाजन, एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी, यानी कि यहाँ गुणसूत्र जैसे इस मदर सेल के अंदर हैं ऐसे ही इन ड्यूटर सेल्स के अंदर होंगे। यानी गुणसूत्र अगर यहाँ पे 46 हैं तो 46 भी स्पर्मेटोगोनिया नाम की जो नई कोशिका बनी है समसूत्री विभाजन पहला अटेम्प्ट करने के बाद में, समसूत्री विभाजन प्रथम हो जाता है, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। क्योंकि प्राथमिक आद्य कोशिका जब समसूत्री विभाजन कंप्लीट कर लेंगी उसके बाद ही स्पर्मेटोगोनिया बनता है। और इनका गुणसूत्र लेवल चेक किया जाए तो वो भी क्या होता है? 46 होता है और इधर भी 40 है, यानी 46। वो भी द्विगुणित है तो ये भी द्विगुणित है, वो भी डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड सेल है। अब ये समसूत्री कोशिका जो ये स्पर्मेटोगोनिया हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया दोबारा से समसूत्री विभाजन अटेम्प्ट करती हैं और फिर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये देखिए बना दिया, इनने फिर वापस यही समसूत्री विभाजन अटेम्प्ट किया और बहुत सारे सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बनाए। यानी कहने का मतलब है गुणन अवस्था में, पूरे के पूरे गुणन अवस्था में प्राथमिक आद्य कोशिका जो होती है, इसको प्राथमिक यानी इंग्लिश में प्राइमरी जर्म सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। स्पर्मेटोगोनिया जो लगातार समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार समसूत्री विभाजन के चलते चलते होती है, इसीलिए इसको गुणन अवस्था कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज तक ये बात क्लियर हो जाती है कि प्राथमिक कोशिका जो थी जिसका नाम है प्रीमोडियल सेल या प्रीमोडियल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल, इन कोशिकाओं ने समसूत्री विभाजन फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया ने समसूत्री विभाजन द्वितीय किया, फिर तृतीय किया और इस प्रकार बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बन चुकी हैं यहाँ पर। लेकिन हमने एक बात पर गौर किया है, ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है और ये जितनी भी कोशिकाएँ बन रही हैं चारों की चारों, वो भी सभी क्या हैं? द्विगुणित है। अगर आपको क्लियर से नहीं दिखाई दे रहा तो अब देख लीजिए, मैं आपको एक बार क्लियर और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको कि इनका सभी का गुणसूत्र लेवल चेक करते हैं तो इनका सभी का गुणसूत्र लेवल द्विगुणित ही है, यानी कि गुणसूत्र लेवल चेंज नहीं हुआ है। तो ये सारा का सारा जो काम हुआ है अभी तक, ये सारा का सारा जो काम हुआ है वो हमने गुणन अवस्था में देखा। उसके बाद हम दूसरी अवस्था पर चलते हैं जिसको कहते हैं वृद्धि अवस्था। जो वृद्धि अवस्था है इसमें कुछ नहीं होता, जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है उनमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया
विकसित हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी साइज में, आकार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसका, और ये वृद्धि अवस्था में होता है, इनका आकार बढ़ जाता है, तब इनको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बस नाम चेंज हो गया। उन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे। जब इनका वृद्धि हो गया, साइज में इंक्रीजमेंट देखने को मिला, साइज बढ़ गया, तब इनको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट को कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी वृद्धि अवस्था में ये सभी स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज बढ़ा लेती हैं। बढ़ा लिया, अब उसके बाद में सभी ये नहीं है, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या एक ही कोशिका बढ़ाती है? नहीं, बाकी सभी कोशिका भी इसी प्रोसेस को रिपीट करती हैं। यानी कि जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी उनमें से सभी कोशिका अपने आकार को इंक्रीज करके ग्रोथ फेज में बड़ी हो जाती हैं, और तब इनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तब इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद आगे देखिए आप, हम तीसरे चरण पे चल रहे हैं। अब तीसरे चरण पे जाने वाले हैं। तो तीसरे चरण और दूसरे चरण को समझने से पहले हमको वृद्धि अवस्था और तीसरे चरण को एक साथ देखना ज़रूरी है। ये देखिए तीसरे चरण में क्या हो रहा है। तीसरे चरण में हम देख रहे हैं कि वृद्धि अवस्था, यहाँ पे हमने समझा इसमें से स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया था, जिसलिए इनको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कह रहे थे। ठीक है, अब यही प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ना कि समसूत्री विभाजन। पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र आधे रह जाएंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एकमात्र ऐसी कोशिका होती हैं इनके अंदर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, यानी कि यहाँ द्विगुणित है तो यहाँ अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अब ये अगुणित कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में आकर दोबारा से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करेंगी तब जाके स्पर्मेटेड बन जाएंगे। क्या बन गए? स्पर्मेटेड बन गए। अब ये जो स्पर्मेटेड बने हैं ये भी अगुणित ही होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन पहला, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा, इन दोनों में ही हमने देखा कि गुणसूत्र का लेवल क्या रहता है? आधा ही रहता है, यानी कि 23 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। जब क्रिया एक ही होती है तो गुणसूत्रों का लेवल आपको 23 ही देखने को मिलेगा। आपको गुणसूत्रों का लेवल जो मिलेगा 23 ही गुणसूत्र मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में यहाँ पे अक्सर करके स्टूडेंटों के दिमाग में एक डाउट आता है। वो डाउट ये होता है कि सर हम ये तो समझ रहे हैं कि ये द्विगुणित कोशिका थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन इसने अर्धसूत्री विभाजन पहला अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि हैप्लॉइड सेल ही बनेंगे। लेकिन हैप्लॉइड सेल ने अब दोबारा से अर्धसूत्री विभाजन अटेम्प्ट किया है, तो अब तो इनकी भी ज़्यादा आधी हो जानी चाहिए, 1/2 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने जो क्रिया अपनाई है वो अर्धसूत्री विभाजन अपनाया है। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये है कि इनका जो गुणसूत्र लेवल 23 है, अब ये इससे ज़्यादा आधा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आधा नहीं होगा। अब ये 23 ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेस अपनाया है वो अर्धसूत्री विभाजन है। और अर्धसूत्री विभाजन में जितना आप सोच रहे हैं कि द्विगुणित से अगुणित होने तक का ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें गुणसूत्रों का लेवल 23 ही रहता है यहाँ तक, इसमें भी और इसमें भी। इसके बाद आपने देखा कि स्पर्मेटेड बन गए, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड अटेम्प्ट किया था तब जाके यहाँ पर स्पर्मेटेड बने गए। स्पर्मेटेड बन चुके हैं अब हमारे सामने। तो अब हम आपको एक बात और क्लियर करना चाहेंगे। तीनों के तीनों फेस आपने देख लिए। पहला फेस ये था गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में आपने वृद्धि होती हुई देखी इनकी, समसूत्री विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया बने थे। फिर वृद्धि अवस्था में स्पर्मेटोसाइट बना। स्पर्मेटोसाइट ने फिर यहाँ से जब परिपक्व अवस्था में कूदी थी ये कोशिकाएं, तो इन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, और उसके बाद में हमारे ये बन गए स्पर्मेटेड। ये स्पर्मेटेड जो थे अगुणित थे। अब मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, यहाँ तक स्पर्मेटेड बन चुके हैं, लेकिन गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्व अवस्था, यहाँ तक की क्रिया जिसमें हमने स्पर्मेटेड देख लिए, ये क्रिया कहलाती है शुक्राणु पूर्व। ठीक है, जिसमें स्पर्मेटेड बन चुके हैं।
पहला ए। अब बी अभी बताऊंगा ये होता क्या है। बी प्रोसेस होता है इसमें शुक्राणु प्रसु, शुक्राणु प्रसु बी प्रोसेस होता है। मतलब इसमें ये जो स्पर्मेटेड बना है, इससे इस प्रकार का एक शुक्राणु जब बनता है, इस क्रिया को शुक्राणु प्रसु कहते हैं। ये दूसरा चरण होता है। अब ये दोनों चरण आते किस में, ये शुक्राणु के निर्माण वाले टॉपिक में आते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। अभी जितना भी मैंने डायग्राम से आपको क्लियर किया है, वही सभी चीज़ें मैं अब थ्योरी से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिससे मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ हर चीज़ों को। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अभी मैं आपको थ्योरी क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि डायग्राम से संबंधित सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। अब स्पर्मेटेड से स्पर्म कैसे बनते हैं, ये चरण मैं अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। लेकिन थ्योरी भी क्लियर करने की, थ्योरी लिखी क्या थी, शुक्राणु जनन पढ़ रहे हैं हम। इस शुक्राणु का निर्माण, शुक्र जनन की क्रिया अधिकांश जंतुओं में, शुक्र जनन की क्रिया अधिकांश जंतुओं में वृषणों के अंदर होती है, यानी टेस्टेड के अंदर होती है। स्तनधारियों के वृषण में सेमीफेरस ट्विल्स, इनको ही कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, सेमीफेरस ट्विल्स पाई जाती हैं। इसकी ही मैंने आपको वो इस प्रकार से भित्ति, ये बॉल भित्ति है और ये इसकी गुहा है, इसको बॉल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन यानी गुहा को ल्यूमन बोलते हैं। यही मैंने बताया था आपको। तो ये जो प्राथमिक ये सेमीफेरस ट्विल्स है, शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये वृषणों के अंदर पाई जाती हैं। इनकी भित्ति जनन उपकला की बनी होती है। अगर हम एक इस प्रकार से शुक्राणु जनन नलिकाओं को देखें तो इसकी ये जो भित्ति है ये किस उपकला से बनी है, ये बनी है जनन उपकला से, यानी जर्मिनल एपिथीलियम से बनी है। और जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर ही कोशिका पाई जाती है जिन पर स्टार बन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या कोशिकाओं का नाम है। इन कोशिकाओं का नाम है प्रीमोडियल जर्म सेल, यानी कि आदजन कोशिकाएं। ये आदजन कोशिका वही कोशिका हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये स्टार्ट करती हैं इस प्रोसेस को। यही कोशिका क्या करेंगी, शुक्र जनन को शुरू करती हैं। यही कोशिका शुक्र जनन को शुरू करती हैं। जनन उपकला में इन कोशिकाओं के अलावा बड़े आकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिनको सरटोली कोशिका कहते हैं। वेरी गुड, क्लियर हो गई लाइन। सरटोली कोशिका कहते हैं। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है सरटोली कोशिका कहते हैं। ये परिवर्तनशील यानी कि पनप रहे या डेवलपमेंट हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। परिपक्व हो जाने पर शुक्राणु सरटोली कोशिकाओं से क्या करते हैं, भोजन, एक प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। अब परिपक्व हो गए, परिपक्व होने के बाद ये शुक्राणु जनन यानी सरटोली कोशिकाओं से निकल सेमीफेरस ट्विल्स में स्वतंत्र हो जाते हैं। ये देखिए स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे इनकी मान लीजिए ये इनकी गुहा है, यहाँ इस गुहा में आके स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर इसका ऐसा दृश्य हम आपको दिखाएं, ये पर्दी है और ये भित्ति है और ये इसका ल्यूमन है, ल्यूमन वाला हिस्सा। तो इसमें आके लास्ट में यहाँ पे रुकते हैं शुक्राणु। ये डायग्राम एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये वाला डायग्राम देखिए। इस वाले डायग्राम से भी मैंने अब आपको समझाया सारी चीज़ें कि पर्दी होती है, पर्दी के बाद ये भित्ति होती है, भित्ति के अंदर लास्ट में ये केंद्र होता है, यहाँ पे बनते हैं और धीरे धीरे यहाँ तक आ जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं यहाँ आके। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई, स्वतंत्र हो जाते हैं, यहाँ तक की लाइन क्लियर है कि स्वतंत्र हो जाते हैं। आगे देखिए, कशेरुकी प्राणियों में शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है। कशेरुकियों में शुक्राणु जनन एक सतत प्रक्रिया है। वृषण में इसके निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं पर्दी से केंद्र गुहा की तरफ होती हैं, जो कि हेलोजेनिक प्रकार, इसीलिए हम लोगों के अंदर हेलोजेनिक प्रकार पाया जाता है। शुक्राणु का उत्पादन हेलोजेनिक होता है, यानी कि पर्दी पर बनेगा और केंद्र की तरफ आएगा, इसको हेलोजेनिक कहते हैं। अगर केंद्र से पर्दी की तरफ जाए, यानी कि पर्दी की इधर की तरफ जाए, तो उसको टीलोजेनिक प्रकार कहते हैं। ठीक है,
ऐसा कीटों में होता है, हम लोगों में नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो? वेरी गुड। ये पूरा का पूरा थ्योरिकल डेटा मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि इसके टाइप देखते हैं। दूरस्थ भाग की तरफ होता है। शुक्र जनन को संपन्न होने में स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु बनने में 74 दिन का टाइम लेती है। यानी कि शुक्र जनन की जो क्रिया है इसमें स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुओं को कम से कम 74 दिन में बनाती है। शुक्र जनन की क्रिया में दो चरण होते हैं। शुक्र जनन की क्रिया में 2 चरण होंगे। पहला शुक्राणु पूर्व, दूसरा शुक्राणु प्रसूति। इसको ही तो मैं बता रहा था, शुक्राणु पूर्व क्या होता है, शुक्राणु प्रसूति क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ डायग्राम से। ये देखिए, यहाँ तक का प्रोसेस शुक्राणु पूर्व कहलाता है। ठीक है, पूर्व। और ये इसके बाद में ये बन चुका है स्पर्मेटेड से अगर स्पर्मेटेड ये गोल बन गया, इससे इस प्रकार का शुक्राणु जो बन जाता है इसको कहते हैं शुक्राणु प्रसू। दूसरा चरण बी पॉइंट यानी कि प्रसू, शुक्राणु प्रसू कहते हैं इस चरण को। ठीक है, अब देखिए थ्योरी का कह रही है कि पहला पॉइंट था शुक्राणु पूर्व, दूसरा पॉइंट था शुक्राणु प्रसू। ठीक है, ये क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। दोनों चरण शुक्राणु पूर्व और शुक्राणु प्रसू। शुक्राणु प्रसू को यानी कि शुक्र का कायांतरण भी बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें स्पर्मेटेड यानी कि शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं, कायांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आगे दोनों क्रियाओं को भी महसूस करिए। ये क्रिया 3 चरणों में होती है, अभी हमने आपको बताया। ये क्रिया 3 चरणों में होती है। पहला है शुक्राणु, अरे किधर भाग रहे भाई, सॉरी। पहला शुक्राणु पूर्व का निर्माण। यह प्रक्रिया जंतु में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात शुरू होती है। नर में शुक्र जनन GnRH तो FSH की उच्च सांद्रता के कारण 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ इस लाइन को ही मैं। नर के अंदर ये प्रक्रिया जंतुओं में लैंगिक परिपक्वता के यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू हो जाती है। नर में शुक्र जनन एक हार्मोन है GnRH और FSH की हाई कंसंट्रेशन के कारण होता है, और ऐसा होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है। स्पर्मेटेड का निर्माण 3 चरणों में कंप्लीट होता है। स्पर्मेटेड का निर्माण कितने चरण में कंप्लीट होगा? स्पर्मेटेड बनते कैसे? 3 चरण में बनते हैं। ये देखिए 3 चरण, यहाँ से ये 3 चरण आएंगे। पहला चरण इसमें गुणन, दूसरा वृद्धि, तीसरा परिपक्वता। गुणन में क्या होता है? गुणन में होगा प्रीमोडियल जर्म सेल लगातार सूत्री विभाजन करेगी। लगातार क्या करेगी? सूत्री विभाजन करेगी। सूत्री विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया बनते ही ये समसूत्री विभाजन अटेम्प्ट करते रहेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, इसलिए इसको गुणन अवस्था कहते हैं। वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था में देते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल जो बन चुकी हैं उनमें से कुछ कोष का आकार में बड़ी हो जाती हैं, कुछ कोष का आकार में बड़ी होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। क्या बनाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी। कोष का बड़ी होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद शेष स्पर्मेटोगोनिया सेल शुक्र जनन नलिकाओं के अतिरिक्त भंडार के रूप में रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परिपक्व फेज की। ये तो हो गया वृद्धि फेज में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एक न्यूनकारी विभाजन होता है, इसीलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? आधी रहती है। पहले में तो नहीं रहती, पहले में रहती है लेकिन इतनी नहीं, तो दूसरे में ज़्यादा रहती है। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड अटेम्प्ट करता है, जिससे कि स्पर्मेटेड का निर्माण हो जाता है। हो गया स्पर्मेटेड का निर्माण। तीसरे चरण में जाके स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। ये चारों स्पर्मेटेड एचल यानी कि चल नहीं पाते, एचल बोला जाता है। एचल एकुड़ित संरचना वाले होते हैं, निषेचन में भाग ले नहीं सकते। ये निषेचन में इनका कोई भी रोल नहीं है, अभी निषेचन में भाग नहीं ले सकते क्योंकि स्पर्मेटेड बने, स्पर्म नहीं बने। ये गोल सी कोशिका बनी है, इस प्रकार से स्पर्म नहीं बनाया अभी। ठीक है, ओके। तो ये गोल सी कोशिका कभी भी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इस स्पर्मेटेड इसको कहते हैं। स्पर्मेटेड
का शुक्राणु में रूपांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो अचल गोलाकार स्पर्मेटिड का रूपांतरित हो जाएगा एक सक्रिय और चल में, क्या शुक्राणु में, यानी कि ऐसा एक्टिव और चलने वाला शुक्राणु जो अपनी पूंछ से गति कर सकता है, ऐसा शुक्राणु बन जाएगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण कहलाता है। ठीक है, ये क्रिया यहाँ पे पूरी होती है, क्योंकि अब इस सेकंड चरण को जो है किस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम गौर करेंगे। साथ में शुक्राणु की संरचना कैसी दिखती है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है ये बात भी करूँगा। मैं अपने नोट्सों से ही आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।